हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हमारी इनविटेशन कबूल करने के लिए। जनाब ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइए, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। हर आदमी सेन आदमी चाहेगा कि ये जो एक सेंसलेस जो एक वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है ख़त्म हो, जो पैलेस्टीनियन हैं किसी तरीके से उनका कत्लेआम ख़त्म हो। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ how reliable Mr. Netanyahu, who definitely a cold-blooded killer, and not only that, एक यानी अपनी रियासत की तफ्तीश के मुताबिक एक जराइम पेशा आदमी है एंड हु कुड फेस जेल टर्म अगर ये जंग बंद हो जाती है। ये जंग उसकी एक गारंटी है टू स्टे इन पावर एंड स्टे इन पॉलिटिक्स, अदरवाइज मौसूफ जेल में भी जा सकते हैं। इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर उनके जेल में जा चुके हैं। तो हाउ कैन वी रिलाई अपॉन हिम? और वो टू स्टेट थे जो के बारे में तो अभी से ही वो और ही हैज़ बिन करता रहा है, अपनी पहली स्टेटमेंट से वो मुनहरिफ होता रहा है। इवन ट्रंप साहब जो हैं ही इज़ वेरी मच नोन, बड़े वो पारा सिफत हैं और वो भी। तो हाउ रिलायबल कैन दिस डील बी और कितनी पायदार होगी और होगी भी या नहीं होगी? और बाद हम देखेंगे जो करेंगे उनको पॉलिटिकल कास्ट क्या देनी पड़ेगी। मगर पहले मेरे दो क्वेश्चन। जनाब मसूद अहमद खान साहब, मेरा ख्याल है मुझे वो हेयर उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ। चलें साजिद हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और मैं ब्रीफली रिपीट करता हूँ अपने आप को। रिलायबिलिटी ऑफ मिस्टर नेतन्याहू हु इज़ नोन फॉर उनकी जो एक और यानी वो ना सिर्फ आलमी तौर पर एक मतलूब शख्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुताबिक अपने मुल्क में भी हैं और हम जानते हैं। हाउ रिलायबल कैन दिस डील बी? और ट्रंप क्या इतने पावरफुल हैं कि उनसे ये टू स्टेट भी करवा लें और सारी गुडी गुडी जो बातें हो रही हैं हो जाएं और फिर ये डील क्या हो पाएगी? आपकी राय जनाब साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया। मेरी राय में आपने नेतन्याहू की रिलायबिलिटी पूछी तो जीरो से नीचे अगर जितना भी नीचे जा सकते हैं माइनस में, मेरे ख्याल में ये उसकी रिलायबिलिटी है। अगर कोई इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है नेतन्याहू के लिए, आप उसकी स्टेटमेंट देख लें उसका, और इसको छोड़ें, आप सिर्फ ये देख लें कि ओवरऑल इजराइल की, नेतन्याहू तो अब कुछ साल से है, 1949 से लेके आज तक किस बात पे इन लोगों ने रिलायबिलिटी शो की है? किसी भी टॉपिक्स के ऊपर, किसी भी ट्रूथ के ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन थे उसके ऊपर। लेकिन कमिंग टू दिस मैन, इससे बड़ा शैतान कोई नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जो ट्रंप साहब है, वो मिस्टर ट्रंप वैसे पारा सिफ्त हैं और उनकी स्टेटमेंट्स आप देखें कि हमारे केस में एक रात पहले क्या थी और जब हमने इंडिया को ठोका तो फिर उनकी स्टेटमेंट्स क्या थी, वो तो उसके साथ शिफ्ट होते हैं। आई थिंक ही वांट्स टू बी नोन एज द पीस एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। तो देखिए ये सारे नकात आप अपनी जगह। मैं दो पॉइंट कहूंगा जनाब कि हमें कैसे देखना चाहिए। पहली बात तो ये कि कोई चीज हमारे मुल्क से कंसर्निंग हो तो वो हमें इफेक्ट करती है, हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो पीस डील है या जो बात हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात आपने खुद कही कि टू स्टेट की कोई पैलेस्टीनियन और इजराइल के को एग्जिस्टेंस की कोई बात नेतन्याहू ने नहीं की। ट्रंप ने नहीं कहा कि नेतन्याहू से कभी ये चीज भी बीच में, अगर ये क्लॉज भी क्लियरली शामिल हो जाए विद कंसेंट ऑफ नेतन्याहू, तो आई थिंक बहुत आसानी हो जाती। और दूसरी बात ये कि हमने ये भी देखना है कि जो जिनके ऊपर बीत रही है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो जब हम दोनों चीजों को हम एट द सेम टाइम हम जो है कंसिडर करेंगे तो फिर आई थिंक हम बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे। अदरवाइज गाजा के ऊपर जो हो रहा है उसमें आप देखें ना कि टू स्टेट का तो छोड़े, कोई एक पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर पे मुझे तो हैरानी हो रही, किसने कहा कि उसने कतर से माफी मांग ली? क्या कोई ब्रॉड हेडलाइन, कोई उसकी ऑडियो स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट मैंने कम से कम नहीं देखी। अब ये देखिए कि आज भी 37 फलस्तीनी गाजा में, सिर्फ गाजा में शहीद हुए। तो कोई एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है यार, कोई एक वो जिसको हम सीबीएम कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैनूवर होती है कि मैंने आज के दिन बॉम्बिंग नहीं की, रोक दी है। तो एज फार एज रिलायबिलिटी ऑफ नेतन्याहू, ये लफ्ज उसकी जात में मेरे नजदीक एग्जिस्ट नहीं करता। और बाकी सर मेरा सवाल ये होगा, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं शायद, अभी हम उनसे नहीं जी
एयर वाइस मार्शल साहब, मेरा सवाल ये होगा कि जो मुजव्जा अमन मंसूबा है जो ट्रंप ने कल पेश किया, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत का इसमें बड़ा अमल दखल है। आप क्या समझते हैं कि ये मुजव्जा है, अमन मुआहदा है, अमन मुआहदा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहां पर जितनी भी हलाकतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, वो किसी भी जो है वो तरह का काबिल कबूल नहीं है। अगर अमन मुआहदे में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है तो उसके अमल दरामद में भी पाकिस्तान का कलीदी किरदार आप देख रहे हैं। क्या वहां पर अगर अमन फौज भेजी जाती है तो पाकिस्तान भी अपना दस्ता भेजेगा, जो कि आज इसहाक डार साहब ने भी कहा? देखिए, अगर तो वाकई मुआहिदा होता है और उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार नजर एक तरह से आपको इस तरह आ रहा है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बुनियादी मखसूस और उस पूरे मार्के में जो हमारे ऊपर रहमत की, उसकी वजह से जो डिप्लोमेटिक हमें एक रिकग्निशन पूरी दुनिया में मिल रही है, और जो 6-7 मुल्क जिसमें कतर है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, तुर्की है, वो जो मिले हैं ट्रंप से अलहदा से, तो आई थिंक उस मीटिंग में डेफिनेटली ये जो नेतन्याहू के साथ बात होनी थी उसका जिक्र कर दिया गया होगा। जिसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली फील्ड मार्शल हमेशा उनके साथ होते हैं, तो उन्होंने इनको हीरो वो डिक्लेयर किया है। तो मेरे नजदीक जैसे आपने भी कहा कि हम फलस्तीनियों का भी सोचे जिनके ऊपर ये गुजर रही है, जिनमें हर खानदान के, इतनी अफसोसनाक बात है आज एक माँ और उसके 4 या 5 बच्चे शहीद हुए, कि उनके लिए मुआहिदा होना चाहिए। कुछ चीजें मेरे नजदीक अगर अभी नहीं भी आती तो हमें बाहर बैठकर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि जब तक ये चीज नहीं डालेंगे उस वक्त इसराइल बमबारी जारी रखे और फलस्तीन का मुआहिदा नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान का ब्रिगेड साहब, मेरा सवाल आपसे होगा, काइंडली मेरी आवाज आ रही होगी आपको सर। जो अभी अमन मुजव्जा अमन, हम इसको अमन तजावीज़ कहेंगे, जो तजावीज़ दी गई हैं, इस पर अमल दरामद होता है नहीं होता ये एक अलग बात है, क्योंकि जो नेतन्याहू है उस पर क्या हम जो है रिलाय कर सकते हैं, ये अभी काजी साहब ने इस वाइस मार्शल से भी पूछा, उनसे भी। क्या इजराइल 1967 वाली पोजीशन पर आ जाएगा? कहा जा रहा है कि वहां से फौजें इनकलाब की जाएंगी। क्या वो जो है वो उस पर जो है वो उस सतह पे आ जाएगा कि फलस्तीन को पर अपना कब्जा खत्म कर दे? मुझे टू अर्ली टू कमेंट। अभी तक रोड मैप आया है और एक स्टेप टुवर्ड्स सीज फायर है, और मेरे ख्याल में वो तो बात की बात है 2 स्टेट सोल्यूशन वाली, लेकिन अब इमीडिएटली जो था सीज फायर करना था। 68,000 की शहादतें हुई हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे एट्रॉसिटीज है, जेनोसाइड्स है, किलिंग्स है, और जिस तरीके से डेली के बेसिस पे फेमन है, तो फिर देखें कि इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज से जो 8 कंट्रीज थे वो ऑन बोर्ड हैं, बाकी यूनाइटेड नेशन है। लेकिन इसमें देखें इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटोर तो प्रेसिडेंट ट्रंप है। ही विल बी हेडिंग दैट बॉडी जिसको वो हेड करेंगे, सो ही विल इंश्योर, क्योंकि अभी तक दुनिया के सामने ये चीजें आई हैं। सो नो इट डिपेंड्स, अगर हमास कहता है हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर तो इसमें कुछ चांसेस नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि फॉर द टाइम बीइंग ये काबिल अमल है और माकूल किस्म का एक प्लान है, जिसको मेरे ख्याल में इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ गजा इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम देखें कि जिस तरीके से इस पे गजा पे उन्होंने चीज मान ली है कि गजा में सब्सिक्वेंटली दे विल विड्रॉ फ्रॉम गजा, कोई एनेक्सेशन की बात उन्होंने रूल आउट कर दिया, कोई एनेक्सेशन नहीं होगा। इसी में सिमिलरली वेस्ट बैंक, सो इट मीन्स कि इजराइलीज वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि एक अलग आइडेंटिटी है जो फलस्तीनी है। तो मेरा ख्याल में कि सब्सिक्वेंटली देखें कि ये बात आगे बढ़ेगी। जब ओस्लो एकॉर्ड हुआ था 1993 में बिटवीन जो थे अपने यासिर अरफात और प्रॉबली रॉबिन थे उसका प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, जी इसहाक राबिन थे जी। तो उस वक्त बातचीत आगे चली थी, उसमें उन्होंने रिकग्नाइज किया था इजराइल को और फलस्तीन ने रिकग्नाइज किया था इजराइल को। सो वो मेरे ख्याल में होगी। और फिर देखें कि अब ये कैसे कह सकता है जब इतने इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें इन हो चुके हैं, जिस तरह ड्राफ्ट बना है और इसमें सारे एफर्ट्स भी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप इज ऑन बोर्ड। सो मेरे ख्याल में वो दाएं बाएं नहीं जा सकता है। लेकिन अब इसकी इम्प्लीकेशन आप ये भी देखें, हमास का जवाब आएगा। ब्रिगेडियर साहब मैं थोड़ी एक इंटरजेक्शन करूं, माफ़ी चाहता हूं। खबरें जो हमारे पास आ रही हैं हमास भी नहीं मान रही, और वो ख़ास तौर पर टोनी ब्लेयर वैसे एक शेडी सा आदमी है, आप जानते हैं वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे जो झूठ अपनी कौम के साथ बोला, अपने फौजी मरवाए, इराक के फौजी मरवाए, फिर कंसल्टेंसियाँ लेके पैसे बटोरता रहा, तो उसका तो कैरेक्टर हम जानते हैं। हाउ कुड वी
शेडी हम एक ऐसे शेडी कैरेक्टर को कैसे मुसलमान दुनिया मान लेगी। और फिर ये कि टू स्टेट वाली बात है वो तो मान ही नहीं रहे। इज़हाक राबन वाज किल्ड बिकॉज ऑफ दैट कार्ड जो उसने किया था, उसको एक रैबी ने मार दिया था। तो डोंट यू थिंक इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड अ सिचुएशन एंड दीज काइंड ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशंस मे लीड अस टू फर्दर डिजास्टर्स। जनाब ब्रिगेडियर साहब। आई एंटायरली एग्री विद यू काजी साहब। देखें ये बहुत पेचीदा है और इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एक हम कह सकते हैं, देखें इससे बेहतर इस वक्त इसके पास कोई फार्मूला है तो बताएं। एट प्रेजेंट मेरे ख्याल में इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है एज फार एज गजा इज कंसर्न। देखें सब्सिक्वेंटली जो भी वो कंसेप्ट लेके आए हैं तो वो तो फलस्तीनियों ने बेसिकली वहां पे कंट्रोल करना है। इसके ऊपर एक इंटरनेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी, पीस कीपिंग फोर्स जाएगी, दे विल इंश्योर द सिक्योरिटी और सब्सिक्वेंटली इजरायली डिफेंस फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर जाएंगे। सो अल्टीमेट देखें कि जब ये सूरत हाल है, इसके बाद से आगे जाके आप उसको कंटेस्ट कर सकते हैं टू स्टेट सोल्यूशन। अभी देखें नेतन्याहू के लिए भी अभी ये मसाइल है, जिस तरह आपने कहा कि अब जैसे ही वो वापस जाएगा, अभी तो वापस गया नहीं, कहीं छुट्टियां मनाने के चक्कर में निकल गया है, तो जो फार राइट वाले हैं दे विल नॉट, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था अल्टीमेट एलिमिनेशन, उन्होंने कहा था आप टोटल बुलडोज कर दें गजा को और वेस्ट बैंक को एनेक्स कर दें। अब उसके लिए मुश्किलात है। एंड यू आर राइटली सेट कि जी जैसे ही अगर मसले आते हैं तो नेतन्याहू के लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में रहना इज वेरी डिफिकल्ट। सो सिचुएशन दोनों तरफ से मुश्किल है, लेकिन हमास अगर ये समझता है, संजीदगी से समझे कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट, तो मेरा ख्याल में इससे बेस्ट फार्मूला कोई नहीं है।